सामाजिक मान्यताएं, संस्कार और परंपराएं व्यक्ति को अपने मकड़जाल में उलझाए रखती हैं। ऐसे में या तो वह विद्रोह करके सबका कोपभाजन बने या फिर परिस्थितियों से समझौता करके खुद को नियति के हाल पर छोड़ दे। मैं भी जीवन के एक ऐसे दोराहे पर उस मकड़जाल में फंस गया कि जिससे निकलना शायद मेरे लिए संभव नहीं था। कोई मेरी मजबूरी नहीं समझना चाहता था, बस अपना अपना स्वार्थ भरा आदेश और निर्णय वे थोपते रहे और मैं अपने ही दिल के हाथों मजबूरी का पर्याय बन चुका था। मैं जानता हूँ कि पिछले कई दिनों से कोमल मेरे फ़ोन का इंतजार कर रही थी। उसने कई बार मेरा फैसला सुनने के लिए फ़ोन भी किया था, मगर मेरे पास वो साहस नहीं था कि उसका फ़ोन उठा सकूं। वैसे हमारे बीच कोई अनबन नहीं थी और न ही कोई मतभेद था, फिर भी मैं उसका फ़ोन सुनने का साहस नहीं जुटा सका। मैंने कई बार यह कोशिश की कि कोमल को फ़ोन पर सब कुछ साफ साफ बता दूं, पर मेरा फ़ोन पर हाथ जाते जाते रुक जाता और दिल तेजी से धड़कने लगता। मैं घबराकर फ़ोन रख देता। कोमल मेरी प्रेमिका थी, मेरी जान थी, मेरी मंजिल थी। थोड़े से शब्दों में कहूँ तो वह मेरी सब कुछ थी। पिछले 4 सालों में हमारे बीच संबंध इतने गहरे बनते चले गए कि हमने एक दूसरे की जिंदगी में आने का फैसला कर लिया था। और आज जो समाचार मैं उसे देने जा रहा था वह किसी भी तरह से मनोनुकूल नहीं था, ना मेरे लिए ना उसके लिए। फिर भी उसे बताना तो था ही। मैं ऑफिस में बैठा घड़ी की तरफ देख रहा था। जैसे ही 3 बजे बजते वह फिर फ़ोन करती, क्योंकि इसी समय हम दोनों बातें किया करते थे। मैं भी अपने काम से फ्री हो जाता और वह भी। बाकी ऑफिस के लोग लंच में व्यस्त हो जाते। मैंने हिम्मत जुटाकर फ़ोन किया। कोमल, अरे कहाँ हो तुम? इतने दिन हो गए, ना कोई फ़ोन ना कोई एसएमएस। मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, बस तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने बड़े अनमने मन से कहा। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ना डार्लिंग कहा, ना जानू बोले। बस सीधे सीधे औपचारिकता निभाने लग गए। घर पर कोई बात हुई है क्या? हाँ हुई तो थी, पर फ़ोन पर नहीं बता सकता। तुम मिलो तो सारी बात बताऊंगा। देखो कुछ ऐसी वैसी बात मत बताना, मैं सह नहीं पाऊंगी। वो एकदम घबरा कर बोली। डार्लिंग आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आई लव यू टू, मैंने कहा। पर कोमल, लगता है हम इस जन्म में नहीं मिल पाएंगे। ओह, यही खुशखबरी देने के लिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे? कोमल एकदम असहाय हो उठी। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? क्या सोचेंगे वे लोग जो हमें हमेशा एक साथ देखते थे? यही है तुम्हारा प्यार। तुम्हारे कहने पर ही मैंने मम्मी पापा को अपने रिश्ते के बारे में बताया था। आज क्या कहूंगी कि सब झूठ है। इतना कहते कहते वह रो पड़ी और फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैंने कितनी ही बार उसे फ़ोन किया, पर हर बार वह फ़ोन काट देती और अंत में उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। आखिर जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती है। मैं एकदम परेशान हो गया। कहता भी तो किससे? कोमल का मुझसे गुस्सा होना स्वाभाविक था। मैंने ही उससे झूठे सच्चे वादे किए थे। मैंने उसको एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया था, अपना सुख दुख उससे बांटा था। उसने हर समय मुझे एक रास्ता दिखाया था। मेरे बीमार होने पर वह बुरी तरह परेशान हो जाती थी और बिना कहे कई दवाइयाँ सीधे मेरे ऑफिस भिजवा देती और मेरी चपरासी को फ़ोन करके ढेर सारी हिदायतें भी देती। वह जानती थी कि मैं अपने प्रति बेहद लापरवाह हूँ। आज मैंने उसके सारे सपने पल भर में तोड़ दिए। शाम को उदास मन और भरे दिल से मैं घर पहुँचा। मुझे देखते ही भाभी ने पूछा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, कहते हुए मैं रुआंसा सा हो गया। मुझे लगा कि वहाँ कुछ देर और खड़ा रहा तो आंसू न आ जाएं, इसलिए खुद को संभालता हुआ चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर गिरते ही मेरा सारा अवसाद आंखों के रास्ते बह निकला। रोते रोते आंसू तो सूख गए, पर भीतर का मन शांत न हो सका। थोड़ी देर में भाभी ने खाने के लिए पूछा। मैंने कह दिया कि खाकर आ रहा हूँ, भूख नहीं है। पर खाया कब था? मैं अपने विचारों से जितना बचना चाहता था वे मुझे उतना ही सताने लगे। कोमल से मेरी मुलाकात लगभग 3 साल पहले ऑफिस के बाहर वाले बस स्टैंड पर हुई थी। उजला वर्ण, तीखी नाक, लंबा कद और सधी हुई देहयष्टि। ऊपर से कपड़े पहनने का ढंग इतना निराला था कि मैं उसे देखे बिना नहीं रह सका और पहली ही नज़र में वो आंखों के रास्ते दिल में उतर गई। हमारी चार्टर्ड बस और ऑफिस के छूटने का लगभग एक ही समय था। मैं 5 मिनट पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच जाता,
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता कि उसकी आंखें निरंतर मुझे ही तलाशती रहती हैं। धीरे धीरे वह भी आते जाते मुझे देखकर हंस देती। इस तरह हम एक दूसरे के करीब आ गए। उसके पिता नेवी में उच्च पद पर थे तथा मेरे पिता मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे। बीतते दिनों के साथ कोमल से मेरा प्रेम भी परवान चढ़ता गया। हमारी मुलाकातों की संख्या और समय दोनों बढ़ते रहे। इस दौरान मुझे सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छा ऑफर मिला और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। अब दोनों के दफ्तरों में कई किलोमीटर का फासला हो गया था। इसके बावजूद भी हम कोई न कोई बहाना ढूंढ कर मिलते रहे। हम दोनों कभी फिल्में देखते तो कभी बिना मकसद बाहों में बाहें डालकर इधर उधर घूमते। एक दिन कोमल ने मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर कहा, अब बहुत हो चुकी है चहलकदमी, सीधी सीधी बात बताओ, कब मिला रहे हो मुझे अपनी मम्मी से? अरे तुम तो दिल के रास्ते सीधा घर पर कब्जा करने की सोच रही हो, मैंने मजाक के लहजे में कहा। मेरे पापा अब रिटायर होने वाले हैं। वह चाहते हैं कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए ताकि नौकरी में रहते हुए वह अपनी तमाम सुविधाओं का उपयोग कर सकें। रिटायरमेंट के बाद तो हम सिविलियन हो जाएंगे, फिर कहाँ ये सुविधाएं मिलेंगी, तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे, मैंने चुटकी लेते हुए कहा और उसके माथे पर घेराए लटों को पीछे करने के बहाने उसे अपने अंक में भेज लिया। उसने बिना कोई प्रतिवाद किए अपना सिर मेरे कंधों पर टिका दिया। सच कहूं तो मुझे इन मजबूत कंधों की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली लेना, नहीं तो तुम्हारी कोमल तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। कहते कहते वो रुआंसी हो गई। मैंने उसकी भर आए आंखों के कोरों से बहने वाले आंसू के कतरे को अपनी उंगलियों से पोंछा। तुम तो बेहद संजीदा हो गई हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। इन दिनों मेरे रिश्ते की बातें चल रही हैं। तुम एक बार अपने घर पर बात कर लेते तो मैं भी कम से कम उन्हें बता तो देती। कौन सी बात? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या कहोगे मेरे बारे में? यही कि तुम बेवकूफ़ हो, बुद्धू हो, एकदम बेकार और गुस्से वाले हो, पर तुम मेरे हो, कहकर पुनः कोमल ने मेरी गोद में सिर रख दिया। देर तक हम यूं ही भविष्य के सपने संजोते रहे। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में रखा और उसे जल्दी ही बात करने का आश्वासन दिया। हम दोनों ही वहां से विदा हो गए। घर पर मैं अपनी बात को इस ढंग से पेश करना चाहता था कि इनकार की कोई गुंजाइश ही ना रहे और इसके लिए उचित अवसर तलाशता रहा। भैया की शादी को 2 वर्ष हो चुके थे और उनका 8 माह का एक बेटा भी था। हमारे घर का माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण था, पर घर के सभी लोग एक साथ नहीं मिल पाते थे। मैं सपनों में जीने लगा था। तभी एक दिन मैं ऑफिस में बैठा कोई काम कर रहा था कि मेरे मोबाइल पर पापा का फोन आया। पता चला कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। वे जीवन नर्सिंग होम में एडमिट हैं। इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, भैया की निर्जीव देह को लोग एम्बुलेंस में डालकर घर ले जा रहे थे। घर पर मरघट का सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी एकदम स्तब्ध रह गए थे। भाभी तो जैसे पत्थर की बन गईं और मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल था। 2-3 दिनों तक घर का माहौल बेहद गमगीन रहा। समय अपनी निर्बाध गति से चलता रहा। घर का माहौल धीरे धीरे संभलने लगा। कोमल मेरी व्यवस्था समझती थी और दिल का हाल भी। जितनी बार भी समय निकालकर मैंने उससे संपर्क किया, वो बेहद नर्म आवाज में संवेदना व्यक्त करती और मेरे घर पर आने की जिद करती। वो चाहती थी कि मैं अपने और उसके बारे में घर पर सब कुछ बता दूं, मगर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। मम्मी भाभी को लेकर बेहद चिंतित और दुखी थीं। एक तो उनका बड़ा बेटा गुजर गया था, दूसरा जवान बहू का गम। उन्हें इस बात की बेहद चिंता थी कि बहू बाकी की तमाम उम्र इस घर में कैसे बिताएगी। एक दिन कोमल और मैं पार्क में बैठे थे। वह भरे स्वर में कहने लगी, देखो, अब तक मैं पापा को जैसे तैसे टालती रही हूँ, पर अब और उन्हें टाल नहीं पाऊंगी। आज भी उन्होंने मुझे कई लड़कों के फोटो दिखाए हैं। तुमने यदि अब तक अपने घर पर बात की होती तो मैं कम से कम तुम्हारे बारे में कुछ तो कह सकती। उनका इस तरह रोज रोज बात करना तो रुक जाता। मम्मी अकेले में कई बार मुझसे मेरी पसंद की तरफ भी इशारा करती हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है? मैंने कोमल से कहा, तुम मेरे बारे में सब कुछ बता दो और मेरी मजबूरी भी उन्हें बता दो कि जैसे ही मुझे मौका मिला मैं उनसे मिलने आऊँगा। सच? उसने अविश्वास भरे स्वर में ऐसे पूछा जैसे उसे मुझ पर शक हो। तुम ऐसे अविश्वास से मुझे क्यों देख रही हो? तुम तो जानती हो कि मैं घर पर बात करने ही जा रहा था कि ऐसा हादसा हो गया। मैंने कहा, ओहो डार्लिंग, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम इस बात को संजीदगी से नहीं ले रहे हो,
उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ क्या? कहकर मैंने उसके गालों पर एक प्यारा सा चुंबन जड़ दिया। शर्म से कोमल ने अपनी पलकें झुका ली और कसकर मुझसे लिपट गई। एक दिन शाम को मैं घर आया। भाभी के मम्मी पापा आए हुए थे। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। मेरे आने पर भाभी चाय बनाकर ले आई। के लिए मम्मी ने पहल की थी। बहन जी, अब तो मेरे बेटे को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं, किंतु बहू की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं जब भी इसे देखती हूँ, कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। आप ही कुछ बताइए ना। मैं क्या कहूँ, मैंने तो अपनी बेटी आपको दी है। आप जैसा उचित समझें वैसा करें, वो बेहद भावुक होकर बोली। आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाइए, वहाँ थोड़ा इसका मन तो बहल जाएगा, मम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं मम्मी जी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी और यहीं से मेरी अंतिम विदाई भी होगी, कोमल ने दृढ़ स्वर में कहा। भाभी धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ से कौन भेज रहा है बहू? मैं तो कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। वैसे तुम इस बात को भी ध्यान से सोचना कि तुम्हारे सामने सारी उम्र पड़ी है। तुम पहाड़ जैसा जीवन किसके सहारे काटोगी? गोलू है ना, उसी में मैं उनका रूप देखती हूँ। कहते कहते भाभी की आंखें भर आईं। बेटी, मुझे अपने बेटे के खोने से ज्यादा तुम्हारा गम है, क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी भी है और आत्मीयता भी। हम भला कब तक तुम्हारा साथ देंगे? एकल परिवारों की अपनी जन्मजात मुश्किलें हैं। कल कमल की शादी होगी, उसकी अपनी गृहस्थी बनेगी। हमारे जाने के बाद कौन कैसा व्यवहार करेगा? बहन जी, वैसे तो यह आपका पारिवारिक मामला है, पर यदि कमल की कहीं और बात नहीं चली हो तो सरिता भी तो घर की बात घर में ही बन जाएगी और आप भी चिंता मुक्त हो जाएंगी। आप सोच लीजिए। उनकी ये शब्द सुनकर मैं सख्ती में आ गया। मुझे लगा यदि मैंने कोई कदम फौरन नहीं उठाया तो शायद किसी परेशानी में ना फंस जाऊं। आंटी, ये आप क्या कह रही हो? मैंने झट से कहा। मैं अपनी ही भाभी से कहा, बेटा, जब भाई ही नहीं रहा तो ये रिश्ता कैसा? मम्मी ने कहा, जैसे वह भी इस रिश्ते को स्वीकार करके बैठी थी। लेकिन मम्मी, मैंने चौंक कर कहा। ठीक है, तू सोचकर बता देना, मम्मी बोली। हमने तो बिना झिझक के एक बात कही है, बाकी तुम जैसा उचित समझो बता देना। मेरे लिए अब वहाँ का माहौल बेहद बोझिल होता जा रहा था। मुझसे और देर तक वहाँ बैठा नहीं गया और मैं उठकर बाहर चला गया। मेरे लिए अब बेहद जरूरी हो गया था कि मैं घर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। पर भाभी की उपस्थिति में मैं कोई बात नहीं करना चाहता था। इधर मुझ पर लगातार कोमल का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन भाभी किसी काम से बाजार गई हुई थी। मम्मी पापा बाहर बरामदे में बैठे थे। उचित अवसर देखकर मैंने बिना किसी भूमिका बांधे कहा, मम्मी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। पिछले कई सालों से मेरा उसके साथ परिचय है और हम शादी करना चाहते हैं। ये प्रेम प्यार सब बेकार की बातें हैं बेटा। पापा ने कहा, तुम जिसे प्रेम कहते हो ना, वो महज कुछ ही दिनों का बुखार होता है। उन्होंने एक तरह से मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। नहीं, ये बात नहीं है पापा, मैंने मजबूती से कहा। बेटा, हम तुम्हारा कोई बुरा थोड़े ही चाहेंगे। मम्मी ने गरमाए माहौल की तीव्रता को कम करने की कोशिश की। सरिता को इस घर में रहते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। अब वो हम सबको अच्छी तरह जान चुकी है और हम उसे नई लड़की इस घर में कैसे एडजस्ट करेगी, ये कौन जानता है। इस हादसे के बाद तो सरिता इस घर में पूरी तरह समर्पित रहेगी। सरिता और तुम हम उम्र हो, तुमने दुनियादारी को अभी ठीक से जाना नहीं है। आज जिसे तुम अपनी पत्नी बनाकर लाना चाहते हो, क्या पता वह सरिता के साथ कैसा व्यवहार करे और तुम्हारा सरिता से मिलना उसे कितना उचित लगे। ऐसा नहीं है कि सरिता के माता पिता के कहने के बाद हमने ऐसा निर्णय लिया है। सोच तो हम लोग पहले से रहे थे, पर यह सब कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अब अगर उसके घर वालों की भी ऐसी इच्छा है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मम्मी, मैंने कहा, मैं जिसे भाभी मानता आया हूँ उसे पत्नी बनाने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? यह शादी आपकी नज़रों में नैतिक हो सकती है, पर युक्तिसंगत नहीं। मेरे भी अपने कुछ अरमान हैं, फिर मेरे उस लड़की के प्रति वादे और कस्में। अरे बेटा, ये प्रेम प्यार कुछ दिनों का बुखार होता है। वो अपने घर में एडजस्ट हो जाएगी और तुम अपने घर में। पापा ने फिर अपनी बात दोहराई। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।
मेरे पास अब 2 ही विकल्प बचे थे, या तो मैं सरिता भाभी से विवाह करूं, या इस घर को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार गृहस्थी बसा लूं। भैया की मौत के बाद अब मैं ही इस घर का सहारा था। मुझसे अब सबकी सारी आशाएं बंधी थीं। हर हाल में वज्रपात मुझ पर ही होना था। ये तो सच था कि इस विवाह से ना तो मैं सुखी रह सकता, ना सरिता भाभी को खुश रख सकता, और ना ही कोमल ही सुखी रहती। परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी बनती गईं कि मैं घर में तटस्थ होता चला गया और अंतर्मुखी भी। हारकर इस घर की भलाई और माता पिता के कर्ज को निभाने के लिए मुझे ही अपनी कामनाओं के पंख समेटने पड़े। मुझे नहीं पता था कि नियति मेरे साथ ही ऐसा खेल क्यों खेल रही है। कहने को सब अपने थे, पर अपनापन किसी में नहीं था। मैंने कोमल को कई बार फोन करने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामयाबी हाथ लगी। मैं उसकी हालत भी अच्छी तरह जानता था। मैंने उसे सचमुच कहीं का नहीं छोड़ा था। उसका गम मेरे गम से काफी गहरा था। आज मुझे उसकी और उसे मेरी सख्त जरूरत थी, पर वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैंने भी समझ लिया कि मुझ पर अब जिंदगी कभी मेहरबान नहीं हो सकती। मेरे सारे सपने पलकों में ही लर्च कर रह गए और सारी हसरतें सीने में ही दफन होकर रह गईं। अचानक घर से सरिता भाभी का फोन आया तो मैं चौंक पड़ा। मैं सपनों की जिस दुनिया में घूम रहा था, उससे बाहर निकल मोबाइल को कान से लगा लिया। सॉरी, मैंने तुम्हें इस समय फोन किया, भाभी ने कहा। क्या तुम अभी घर पर आ सकते हो? मैं एकदम घबरा गया। मुझे लगा मेरे लिए एक और आघात प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने पूछा, क्या बात है? सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है, बस तुम घर पर आ जाओ। इस बार भाभी का निवेदन आदेश में बदल गया। बात क्या है? मैंने फिर पूछा। सच बात तो यह है कि मैं ठीक से जानना चाहती हूँ कि तुम इस विवाह से खुश हो या नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी समय घर पर आ जाओ। मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, ऐसे में तसल्ली से बैठकर बात हो सकेगी ताकि हम कोई निर्णय ले सकें। मुझे लगा शायद यही ठीक होगा। जो औरत मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है, उसे मैं सब कुछ बता दूंगा, पर कोमल की बात को छिपा जाऊंगा ताकि उसके भविष्य में कोई बाधा न पहुंचे। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, सामने कोमल बैठी थी। मेरा तन बदन एकदम सिहर उठा। पता नहीं कोमल क्या क्या कह चुकी होगी। इसे पहचानते हैं, इसका नाम कोमल है। सरिता भाभी ने भेद भरी नजरों से मुझे देखा। मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है। मुझे इतना कमजोर और स्वार्थी मत समझना। तुम्हारे हावभाव से मैं समझ चुकी थी कि तुम किसी को बहुत चाहते हो। मुझे लगा ऐसे घुट घुट कर जीने से क्या फायदा। जिंदगी जीने और काटने में बड़ा फर्क होता है कमल, और तुम्हारी जिंदगी तो कोमल है। फिर परिस्थितियों से डटकर मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके दिल में हमेशा वही बसा रहता है। फिर तुम मुझे कैसे खुश रख सकोगे? मैंने बड़ी मुश्किल से इसका नंबर तुम्हारे मोबाइल से ढूंढा था। अपनी इस गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जब मैंने तुम्हारी सारी स्थिति कोमल के सामने रखी तो इसने फौरन मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मम्मी पापा मानेंगे क्या? मैंने अपनी शंका रखी। जानते हो, उन दोनों को मैंने कोमल के घर भेजा है, कोमल का हाथ मांगने, और यह पूरी की पूरी तुम्हारे सामने खड़ी है। कहते कहते भाभी की आंखें नम हो आईं और वह भीतर चली गईं। मैंने कोमल को कसकर अंक में भी लिया। कोमल मुझसे अलग होते हुए बोली, तुम मेरा सब कुछ लेकर क्यों दूर चले गए थे? तुमने भी तो जल्दी हार मान ली थी। कहते कहते मैं रो पड़ा। तब तक भाभी मेरे लिए पानी लेकर आ गईं। मैंने पूछा, लेकिन भाभी, आपने अपने बारे में क्या सोचा है? भाभी बोली, कमल, तुम्हारे भैया मेरे रोम रोम में बसे हैं। उनकी यादें मेरी जिंदगी की धरोहर हैं। इन यादों के साथ एक जन्म तो क्या, कई कई जन्म गुजार सकती हूँ। फिर उनकी निशानी गोलू भी तो है, जो अब मेरा भविष्य है। कोमल सिसकते हुए भाभी के गले लग गई और मैं जड़ खड़ा सरिता भाभी को निहार रहा था। शायद ऐसी ही होती हैं भाभी माँ। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।